ठीक है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में पहला सेक्शन क्या पढ़ने वाले अपन, सेक्शन नंबर 128। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज फर्स्ट सेक्शन दैट वी आर स्टडीइंग इज सेक्शन नंबर 128 व्हिच टॉक्स अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हिच टॉक्स अबाउट व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी फेमिलियर टर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरी वेरी इजी टर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इन द प्रिलिमिनरी चैप्टर। ठीक है, सेक्शन नंबर याद है क्या, 213। जो 13 है वो मेरा है, क्या है, बुक्स। 213 टू क्लॉज 13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है, पता है क्या 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 आता है? सुनिएगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट, सीएफएस मत लिखिएगा। ये कौन सा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग अलग टाइप की किताबें बनती है, कौन से, रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, या फिर रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बुक। फिर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बुक, फिर एसेट एंड लायबिलिटी का बुक, फिर अगर कोई आइटम ऑफ कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट के नीचे 148। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत अगर कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है तो वो भी हमारे बुआ के पार्ट बनती है। बुआ मतलब बुक्स ऑफ, 2 क्लॉज 13। ठीक है, समझ में आया आपको, चलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन हम खत्म किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जो कि है 2 क्लॉज 13 के तहत कौन सा आएगा आपका, सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बुक, नंबर 2 सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बुक, नंबर 3 एसेट एंड लायबिलिटी का बुक, नंबर 4 आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148। क्या बोला मैंने, 148 148। इजी, ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ बताइए, नहीं डिफिकल्ट, नहीं। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग सेक्शन नंबर 128 पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर क्या पढ़ रहे हैं, 128 पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 128 में ये नहीं है डेफिनेशन, मतलब ये तो पॉइंट नंबर 1 है, मीनिंग। और मीनिंग के लिए कहां जाना पड़ा हमें, 2 क्लॉज 13, बिकॉज एवरी मीनिंग इन द कंपनीज एक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, एक्सेप्ट अ फ्यू जो लास्ट वाले में छोड़ देते, याद है ना, गवर्नमेंट कंपनी वो सब का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो कहां पे रखते हैं मुझे बताइए, वेयर इज इट केप्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो किताबों को रख सकते हैं। जनरली जो, अगर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे आपको, तो बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली कहां पे रहता है आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहता है। ठीक है, बट स्नेहा का मन हो गया कि रजिस्टर्ड ऑफिस से कहीं और रखने का मन है उसको, पॉसिबल, द आंसर इज व्हाट, यस। आप चाहो, बोर्ड अगर चाहे, बोर्ड अगर चाहे तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लोकेशन भी चेंज कर सकता है। उसके लिए उसको पास करना पड़ेगा, बोर्ड चाहे तो बोर्ड में क्या पास करना पड़ता है आपको, बोर्ड रेजोल्यूशन। कहीं भी वो रख सकता है इन इंडिया, कहीं भी रख सकता है वो, कहां पे, इन इंडिया में। सबसे पहले मुझे बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर मेरे को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कहीं और रखना है, एनीवेयर इन इंडिया, कैन आई पुट इट, कैन आई कीप इट, नॉट पुट इट, कैन आई कीप इट, द आंसर इज व्हाट, यस। बट उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, बराबर। ठीक है, और साथ साथ में जब भी कोई चेंजेस आता है तो हम लोग किसी को इन्फॉर्म भी करता है, किसको इन्फॉर्म करता है, पापा को। ठीक है, वी हैव टू इन्फॉर्म आरओसी द एग्जैक्ट एड्रेस, ठीक है, ऑफ सच प्लेसेस विद इन 7 days इन फॉर्म नंबर एओसी फॉर्म, एओसी 5, सॉरी एओसी 5 स्टैंड्स फॉर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, फॉर्म नंबर क्या है, 5। ठीक है, चलेगा। तो नॉर्मली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग कहां रखते हैं, इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब मुझे बताइए, रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर मैंने बुक्स रखा है, तब मुझे क्या आरओसी को बताना है, इफ आई हैव केप्ट द बुक्स इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या मुझे उस वक्त आरओसी को बताना है अंडर फॉर्म नंबर एओसी 5, नहीं। अरे रजिस्टर्ड ऑफिस तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही ना, जब इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो आरओ का एड्रेस देते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट आरओसी यही एज्यूम करेगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहां रखोगे, अपने आरओ में रखोगे, तो फिर से बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब आपको बताना पड़ेगा, अगर आरओ में नहीं रख के किसी और प्लेस ऑफ इंडिया में आप रखते हो, एनी अदर प्लेस इन इंडिया अगर आप रखते हो, then in that case you can keep it, but you have to pass a board resolution in board meeting first of all, and number 2 क्या चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कितने दिनों के अंदर, 7 days के अंदर। एग्जैक्ट एड्रेस या टेंटेटिव एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस देना पड़ेगा आपको इन फॉर्म नंबर व्हाट, एओसी 5, एओसी, समझ में आ गया, इजी।
सर एक्रूअल में रखना है या कैश में? कंपनी लॉ के तहत यू टू मेंटेन इन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपल्सरी। डबल एंट्री या सिंगल एंट्री? डबल एंट्री सिस्टम कंपल्सरी। ठीक है। और अगर ब्रांच अकाउंट्स है, आपके आपके ब्रांच अकाउंट्स है, ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट्स और इट इज ब्रांच अकाउंट्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा कंपल्सरीली। और अगर इट इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर ब्रांच अकाउंट्स कहां है आपके, आउटसाइड इंडिया है, देन दे विल सेंड समराइज रिटर्न्स ऑफ इट्स अकाउंट्स एट क्वार्टरली इंटरवल्स। क्वार्टरली इंटरवल्स में वो लोग क्या करेंगे, अपने समराइज रिपोर्ट्स भेजेंगे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना, हर टाइम भेजना पॉसिबल नहीं है, तो क्वार्टरली इंटरवल्स में क्या भेजेंगे, समराइज रिपोर्ट्स आपको भेजेंगे। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है। पहले बताइए मुझे, सबसे मैंने सबसे पहला सेक्शन कौन सा पढ़ रहा है? सेक्शन नंबर 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें जो पहला चीज पढ़ा वो था मीनिंग एज पर 2 क्लॉज 13। इसका मतलब क्या क्या आता है उसमें? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बुक, परचेज एंड सेल्स बुक, नेक्स्ट नंबर 3 assets and liabilities book, number 4 items of cost in the section 148, number 2 कहा आरओ, कहीं और रखना है तो बीआरएम बीएम, साथ में किसको इन्फॉर्म करना है, आरओसी को, कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर, क्या एग्जैक्ट एड्रेस, कौन से फॉर्म में, एओसी फाइल में। पहले एओसी फाइल में एड्रेस लिखा हुआ ही नहीं है, भर लीजिए, बोलेंगे एड्रेस एड्रेस भर लीजिए खुद ही, व्हाट्सएप लोकेशन मिलेगा क्या उसको, तुम नहीं ना। फिर अक्रॉल बेसिस इसको तो अपन ने पढ़ लिया था, एक्सेलेंट। नेक्स्ट, कब तक रखना है बुआ को? बुआ को कब तक रखना है अपने को? 8 साल तक। कितने साल? 8 साल। बट तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मतलब तुम्हारे कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और सीजी बोलता है आई थिंक यू शुड मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 12 years, देन विल यू फॉलो दैट? द आंसर इज व्हाट, यस। ठीक है। तो मिनिमम कितने साल मेंटेन करना है आपको? 8 साल। मिनिमम 8 साल आपको मेंटेन करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट financial year. However, if the CG has selected the company to preserve its board of books of accounts for a higher period because of investigation conducted of such company, that as per chapter 19, chapter 14, sorry, of the act, then the company shall preserve what for such higher period. यानी कि इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर ओपन हुआ था, आपकी कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो सीजी बोल सकता है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, तो शायद 8 साल में हमें ना मिले, इसलिए काम करो, तुम 12 साल के लिए मेंटेन, 13 साल के लिए मेंटेन करो, 10 साल के लिए मेंटेन करो, तुम्हारे ऊपर। ठीक है, समझ में आया? तो वैसा पावर सीजी को दिया गया है, बट मिनिमम अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कितना साल, कितना साल, समझ में आया आपको? क्लियर है? सर इंस्पेक्शन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, क्या कौन कौन देख सकता है? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन कर सकता है? सर कब कर सकता है, सबसे पहले ये बताइए, कब कर सकेगा? When can the inspection take place? During business hours. During business hours. During business hours. और कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, मुझे ये बताइए सबसे पहले। आरओसी सबसे पहले क्या है? आरओसी। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वेरी गुड। रजिस्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार, TRAR। और वो मेंटेन करते हैं रजिस्टर। ठीक है। फिर क्या है? सीजी ऑफिसर, वो सीजी का ऑफिसर हो। सेबी पता है? सेबी ये कब होगा? सेबी का इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। मेंबर्स ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अगर आपने किसी मेंबर को ऑथराइज किया है, तो मतलब अगर आप शेयर होल्डर हो और आपकी कंपनी ने आर्टिकल्स में ऑथराइज नहीं किया है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है। तो जब आप बिजनेस से डील कर रहे हो ना, मेंबर बनने वाले हो, आर्टिकल्स में देख लीजिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन करने का पावर है या नहीं है। नया चीज सीख लिया तो, नहीं तो आंख बंद करके कंपनी में इन्वेस्ट कर लीजिए, फिर पहुंच जाइए उनका हेड ऑफिस मुंबई में, ए दरवाजा खोलो, मालिक आया बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का, मेरे को बिजनेस आवर्स चल रहा है अभी, बोलेगा इधर आइए, आर्टिकल्स नहीं पढ़े थे क्या? हाँ पढ़े थे ना, डील कर सकते हैं बियॉन्ड द पावर, ये सब सर जो हम लोग को डॉक्ट्रिन पढ़ा के गए थे, वो सब पढ़ देख के गए थे, पावर है टेंशन नहीं। ये पावर देखे थे बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी पावर होता है। हाँ, ये भी देखिए कि पावर है या नहीं, कहाँ पे? आर्टिकल्स। अगर पावर नहीं है तो मेंबर्स लोग ऑथराइज नहीं है। चलेगा? पहले ये करिए, पहले इतना पार्ट बताइए। आरओसी, सीजी की ऑफिसर, इट इज इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट एंड ऑल। सेबी, मेंबर्स if authorized by the articles. Next डायरेक्टर का तो ऑब्वियसली तो बनता है ना, डायरेक्टर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना
बनता है या नहीं डायरेक्टर्स. However, if he wants information of accounts of the branch account which is outside India, then the information shall be given to him 15 days after the request. मतलब देखो, अगर नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना जो इंडिया में है तो टेंशन की बात ही नहीं है, बट अगर कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है तो आपको कितना दिन वेट करना पड़ेगा? 15 डेज. ठीक है, चलेगा विद इन 15 डेज, मतलब 15 डेज मैक्सिमम वेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट. सर होल्डिंग कंपनी क्या अपने डायरेक्टर को अपने सब्सिडरी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ऑथराइज कर सकते हैं? द आंसर इज व्हाट? यस. होल्डिंग कंपनी में ऑथराइज एनी ऑफ द डायरेक्टर्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी. मतलब आप चाहो तो अपने सब्सिडरी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो. इंस्पेक्शन कब होना चाहिए? बिजनेस आवर्स. बिजनेस आवर्स. कौन कौन? आरओसी. पहले तो बड़ा बड़ा लो. आरओसी, सीजीएस ऑफिसर, सेबी, बड़ा बड़ा लो. फिर अपने मेंबर्स. कब मेंबर्स? वो भी ऑथराइज मेंबर था. कौन? आर्टिकल्स. उसके अलावा डायरेक्टर्स. अगर फॉरेन का चाहिए तो 15 दिन वेट करना पड़ेगा. और बाकी होल्डिंग कंपनी किसी डायरेक्टर को बोल सकता है सब्सिडी के बुआ को देख के आ जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के आ जाओ. ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? दिक्कत तकलीफ डिफिकल्टी कितना साल तक मेंटेन करना बुआ को? 8 years तक. और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो बिल्कुल. ठीक है भैया, बुआ को तैयार वैयार करके कब तक रखना है? बुआ को कब तक मेंटेन करके रखना है आपको? ऐसे नॉर्मली 8 साल तक मेंटेन करना. 8 साल के अंदर उसका विदाई हो जाना चाहिए नॉर्मली. ठीक है, बट अगर विदाई नहीं हो पाए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी क्वेरी चल रहा है, तो कब तक मेंटेन करके रखेंगे उसको? जब तक सीजी ऑर्डर देता है तब तक. एज पे चैप्टर नंबर 40. नॉट नेसेसरी, आपको याद नहीं करना चैप्टर नंबर. ठीक है, नेक्स्ट. सबसे बड़ा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, क्या बुआ को आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हो? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकता है? यस. बट कुछ कुछ कंडीशंस है. कुछ कंडीशंस, और कंडीशंस कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा? रूलर्स में. कंपनी ब्रैकेट में अकाउंट्स रूल्स 2014. क्या क्या? नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो, इट शुड रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया. आप इंडिया से इसको एक्सेस कर सको. ऐसा नहीं कि एक्सेस ही नहीं कर पा रहे इंडिया में. एक्सेसिबल इन इंडिया होनी चाहिए. नंबर 2, शुड बी इन लेजिबल फॉर्म. लेजिबल फॉर्म मतलब सही तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छे तरीके से होना चाहिए, दिखना चाहिए प्रॉपर्ली. मतलब ऐसा नहीं कि इतना छोटा फॉन्ट करेंगे दिख ही नहीं रहा फिगर. देखा है ना वो, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ में इतना छोटा लिखता है कि दिखता ही नहीं है. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखता है ना, इतना टिकला लिखता है कि समझ ही नहीं आता. तो वैसा नहीं करना, लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. नंबर 3, ओरिजिनल फॉर्मेट जो है ऑफ द अकाउंट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड. जो ओरिजिनल फॉर्मेट था ना अकाउंट्स का, उसको आप चेंज नहीं करोगे. वैसा का वैसे, मतलब कि टैंपरिंग ऑफ अकाउंट्स नहीं करोगे आप. ठीक है. नेक्स्ट. ये टैंपरिंग नहीं, एक्चुअली फॉर्मेट चेंजेस नहीं करोगे. सिंपल. टैंपरिंग अलग हो गया. टैंपरिंग है कि छेड़छाड़ कर रहे हो फिगर्स. ठीक है. तो ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द अकाउंट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड. ठीक है. फिर नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट. क्या बोला था? हाँ, एक तो ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द अकाउंट शैल नॉट बी ऑल्टर्ड. नंबर बी क्या आपका? अकाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस शैल आल्सो बी अनऑर्डर्ड. ब्रांचेस में तो मिलता है ना, ब्रांचेस से भी अकाउंट्स मिलता है. पता है क्यों मिलता है आपको? पता है क्या? ब्रांच वाला लोग क्यों अकाउंट्स देगा हम लोग को? आइडिया है क्या कुछ? अरे सबका, खुद का, बाकी लोग का, सब्सिडरी का, सबका मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना. तो सब ब्रांच का चाहिए ना, सब ब्रांच लेगा और उनका भी फॉर्मेट अनअल्टर्ड रहना चाहिए. नेक्स्ट. शुड कंटेन प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिट्रीवल, स्टोरेज एंड प्रिंट आउट. मैंने ऐसा नहीं कि आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, स्टोर नहीं कर पा रहे हो, प्रिंट आउट नहीं कर पा रहे हो, ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. शुड बी हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज रिट्रीवल. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वर जो है बैकअप अकाउंट्स का, वो कहाँ होना चाहिए? इंडिया में. बाहर नहीं होना चाहिए बैकअप अकाउंट्स सर्वर. ठीक है. सर्वर इन विच द बैकअप ऑफ द अकाउंट्स इज मेंटेन शुड बी मेंटेन इन इंडिया. क्लियर है? ये 7 कंडीशंस है. 1 2 3 4 5 6. एक 6 हुआ. 6. ये 7 होना चाहिए मेरे हिसाब से. और ये ठीक. जी. एक क्या लिखा हुआ देखो तो, बुआ को आप लोग एक्सेसिबल रखोगे इंडिया में. बुआ को आप एक्सेसिबल रखोगे कहाँ पे? इंडिया में. वो डिस्प्ले होना चाहिए कैसे? लेजिबल फॉर्म में, एकदम टिप टॉप लिखना चाहिए वो. ठीक है. छेड़ा हुआ लिखना नहीं चाहिए. नेक्स्ट.
ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन करना है आपको, ओरिजिनल फॉर्मेट शुड बी मेंटेन, इट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। नेक्स्ट, अकाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच शुड रिमेन अनऑल्टर्ड। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए इसका, स्टोरेज प्रिंट आउट का। और अकाउंट्स को आपको कैसे मेंटेन करना है, सर्वर जो मेंटेन करेगा ना बैकअप अकाउंट्स का, वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब का एनुअल फाइलिंग करना पड़ेगा, किसको, किसको, आरओसी को। हल्का हल्का अगर आपको याद होगा तो इसका डिटेल्स मैंने आपको मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ाया था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आरओसी को आप फाइल करते हो, उसके बाद आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या, कि आपका नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर कौन है जिसके तहत आप अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, ईआरपी मेंटेन कर रहे हो, टैली के थ्रू कर रहे हो, तो किसमें मेंटेन कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा आरओसी को। नेक्स्ट, लोकेशन क्या है सर्विस प्रोवाइडर का, आईपी एड्रेस क्या है, और डिटेल्स ऑफ द क्लाउड क्या है। ये मेनली उनके लिए है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करता है, और उनके लिए जिनका अकाउंट्स जो ऑन द क्लाउड है। ठीक है, बाकी तो ये सब दरकार नहीं पड़ेगा आपको, मेनली ये सब पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो आरओसी पे आप सात चीज जो है, ये सात इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। ऑल दिस, देखो ध्यान रखना, नॉट मैक्सिमम, ऑल सेवन कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड। देख लो फटाफट, रीड कर लो भाई फटाफट। एंड आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, कोई कोई इंसान होना पड़ेगा जिसको रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, पर्सन हु मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग व्हाट, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने वाला लोग कौन है, देखो, नंबर वन, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। नंबर टू, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, जो डायरेक्टर मेनली फाइनेंस को देखता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ सुना होगा आपने, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन द चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, सीएफओ। ठीक है, नेक्स्ट, any other person who has been entrusted with the board of directors to maintain the accounts। किसी को अगर बोर्ड ने कह दिया है कि सीए साहब, हमें देख के लगता है कि आप अकाउंट्स में एक नंबर होंगे, आप हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है सर, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू इन द सेम, ऐसे आपने प्यार से बोला, सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर ठीक से अकाउंट्स मेंटेन नहीं हुआ तो क्या लगाएंगे आप अपने ऊपर, फाइन, जो कि 50,000 से शुरू होता है, कितना रुपए तो कर सकता है इंसान, है या नहीं। कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए, नंबर वन, the managing director, the managing director. Number two, whole time director in charge of finance, सफो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड कोई भी पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करता है। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। और कॉन्ट्रावेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। डिफिकल्टी इजी विद दैट, सेक्शन नंबर 128 इज साला फिनिश, खत्म, है ही नहीं, देखो इजी लगा, 128 इजी, सिंपल, एस आई एम पी यू एन, सिंपल। नेक्स्ट, योर फेवरेट चैप्टर सेक्शन, सेक्शन नंबर 129। ठीक है, सेक्शन नंबर 129, बहुत जनों ने इसको जब फाइनेंशियल अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा तब शायद तक ये सेक्शन को रेफर किया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सेक्शन नंबर 129 इज अबाउट व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है सर, इसका भी डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ, 2+40 में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स व्हाट व्हाट थिंग्स, बैलेंस शीट, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ एनपीओ, सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कितना इक्विटी में चेंज हुआ उसके बारे में, एंड
शेड्यूल्स एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स और नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। याद करो, ये मैंने पढ़ाया था। याद करो वो दिन जब मैंने पढ़ाया था। इसको कुछ कुछ एक्सेप्शन है किसी किसी के लिए। किसके लिए? ओबीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टार्टअप, राइट, फ्लो है, फ्लो है। ओबीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टार्टअप, फ्लो में बोलना है कैसे? ओबीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टार्टअप, वापस बोलिए, ओबीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टार्टअप, फ्लो में पढ़ना है। ओबीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। इनको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सीएफएस का कोई एएस बताएगा? सीएफएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 13। ये बेचारा वही पढ़ रहा है अभी। 2-3 साल हो गया उसको पढ़ते पढ़ते इन्वेस्ट में। जितना आप पूछते क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेस्ट में पढ़ रहे हैं। लेट्स नॉट गो देयर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू फेक। स्नेहा सोच रहा अब स्नेहा वगैरह स्ट्रेस होना शुरू हो गया, स्नेहा का अंदर शरीर में स्ट्रेस होना शुरू हुआ है। ये बार मुझे टिफिन सिफिन ना लाओ। ना, क्या बोलते हैं? नहीं लाने को क्या बोलते हैं? जी ऐसे, ना लाओ, ना, जो दिन ना लो, तो वाले पीटी थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब एकदम बेबी लेवल टॉपिक से, एकदम बेबी लेवल टॉपिक से सब बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ऐसे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूँ, बेबी लेवल टॉपिक है क्या? एवरी कंपनी shall prepare its financial statements and shall comply with the following condition and exhibit what? True and fair। ये शब्द अगर मुझे सिखाना पड़ गया तो ट्रू एंड फेयर व्यू, तो लालच है हमको सी स्टूडेंट्स में। ट्रू एंड फेयर में तो हमको आता ही है। आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन इन ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिट कैसे करते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू में करते हैं हमको। एक्यूरेट करना इम्पॉसिबल है सर, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है, क्या चीज का कंप्लायंस करना जरूरी है? नंबर 1, all accounting standards, ठीक है, that comply all accounting applicable accounting। नंबर 2, comply with schedule 3। कितने शेड्यूल्स थे? 7। उसमें से तीसरा शेड्यूल पढ़ा दिया, 2 एक शेड्यूल और पढ़ा दिया आपको मैंने, ठीक है, और एक शेड्यूल आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए, इन केस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अगर वो शेड्यूल 3 को फॉलो कर सकते हैं, वो शेड्यूल 3 को मान सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनका जो स्पेसिफिक एक्ट्स है वो इनकंसिस्टेंट ना हो। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या फिर बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी जो है ये भी शेड्यूल 3 मान सकते हैं, प्रोवाइडेड व्हाट? These are not inconsistent with the specific act। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक सबसे पहले क्लियर। इंपॉर्टेंट एओसी जो मैं बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट एओसी है ये। एवरी कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है उसका फॉर्म नंबर क्या है? एओसी 4। आई मीन इफ यू कैन रिमेंबर वन एओसी, the entire chapter, that means the most common AOC is AOC 4, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है। तो एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म नंबर आईओसी फॉर्म। क्या? आईओसी फॉर्म, ठीक है, कितना? आईओसी फॉर्म, ठीक है, एओसी फॉर्म। एंड एवरी कंपनी, देखो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। एवरी कंपनी हैविंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जेबी शैल प्रिपेयर सीएफएस इन फॉर्म नंबर एओसी 4। बताओ इसका मतलब क्या हो? टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। Every company having subsidiary, associate, joint venture shall prepare CFS in form number AOC 4। जिसको इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट किया, लाजवाब। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि मैं खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं नाम है लाला लिमिटेड, क्या नाम है मेरा? लाला लिमिटेड, शौक लाला लिमिटेड मेरा नाम। मेरे कई सारे सब्सिडीज ऐसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे सब्सिडीज मेरे, कई सारे एसोसिएट्स रखे हुए हैं, कई सारे जेवीज है मेरे पास। विल आई प्रिपेयर माय ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस और नो? यस ऑब्वियसली, आई विल प्रिपेयर माय ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मैं बाकी सब्सिडीज का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा? बाकी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जेवी का भी क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा एज पर एओसी 4? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली नो। हम क्यों बनाएगा भाई? पप्पा है क्या? अरे टेक्निकली पप्पा है पर सब कुछ करेगा क्या? नहीं। अरे वो लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बनाता है। हर सब्सिडरी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बनाता है एज पर एओसी 4। मैं कंसोलिडेट करूंगा। मैं क्या करूंगा? कंसोलिडेट करूंगा। समझ में आया दीदी को? तो इसमें क्या लिखा है? शैल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मेरा खुद का अकाउंट लेगा, मैं तुझसे भी मांगूंगा, तुझसे मांगूंगा, तुझसे मांगूंगा, तुझसे मांगूंगा, एंड आई विल बी जोड़ी फाइल।
समझ में आया? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सबका ऐड कर दिया मैंने उसको, कुछ इंटरचेंज है जो भी मैटर करना है मैं सीएफएस बनाऊंगा। ठीक है, समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, सही हवा में नहीं। अब सर ये तो गलत बात है, ये बोलता है गलत बात है सर। क्यों, क्या गलत बात है? आप अपना डेटा भेज रहे हैं एओसी फोर में, हाँ, और सीएफएस का डेटा भी भेज रहे हैं। Now, if I want to understand the performance of the subsidiary company, joint ventures, associate, तो मुझे कैसे पता चलेगा? उनका बैलेंस शीट देख लो ना सर। मतलब हमको एक ही डेक में देखना है ना, मतलब एक ही बर्ड साइड में देखना है हमको। आपका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है और इनका भी परफॉर्मेंस देखना है। तो मैं कैसे करूंगा? ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया तुम्हें तो। ठीक है, लो, एवरी कंपनी हैविंग द सब्सिडरी एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर। अब उनका सेलियन फीचर मतलब टर्नओवर क्या था, रेशियो क्या है नॉर्मल of the financial statements of the subsidiary associated joint venture in form number AOC1। यानी form number AOC1 में क्या जाएगा? Salient features, important key factors। ठीक है, किसके बारे में? सब्सिडरी के बारे में, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट के बारे में आप क्या करोगे? मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो तीन फॉर्म अभी तक हमने पढ़ लिया, AOC5, AOC4, AOC। ये चीज रीड कर लीजिए बेटा, पहले इतना पढ़ना रीड कर लीजिए फटाफट, दिमाग में सेट कर दो आराम से। तो ऐप ऐप वीडियो को देख के हमें भी ग्रुप में शेयर किया, देखो। मोटिवेट होगा। अरे एक ही फोन में देखो, सेम नहीं आएगा। ज्यादा तो कितना अच्छा दिखेगा ना। ठीक है ना, बढ़िया ना। आइए नेक्स्ट। डन। ओके, देखो, अब कुछ ना एग्जामिशंस भी दिया हुआ है, कुछ एग्जामिशन दिया हुआ है। अब ये जो है, I don't know how much you've read about all this AS and segment account reporting का economic standards, but आगे जाके डेफिनेटली आप लोग पढ़ने वाले हो तो कुछ स्पेसिफिक AS या फिर इंड AS जानते होंगे आप लोग। वो है जो कि कुछ कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है, उसको हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। वी कैन नॉट गो इनटू द नुआंसेस ऑफ स्टडीइंग एवरी AS एंड इंड AS राइट नाउ। एक होता है AS22, पता है क्या है AS22? AS22 इज डेफर्ड टैक्स बजट। इज क्या? डेफर्ड टैक्सेस, डेफर्ड टैक्सेस। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे आप लोग, अभी नहीं पढ़ोगे तो शायद सीए फाइनल में तो 120% पढ़ोगे। डेफर्ड टैक्सेस, इसको हम इंड एस 12 भी बोलते हैं, AS22 या फिर इंड एस 12। ये किसको किसको एग्जेम्प्ट है, नहीं मेंटेन करना। नंबर वन क्या है? गवर्नमेंट कंपनी जो एनबीएफसी में इन्वॉल्व है, पीएफआई सुना है आपको, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लीजिंग कंपनी जिसका एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो मेनली क्या, गवर्नमेंट लोग अपने आप को एक साइड पे क्या रखा है, देखा जाए तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी जो किसमें इन्वॉल्व है, एनबीएफसी में। फिर नेक्स्ट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लीजिंग कंपनी जिनका 75% रेवेन्यू कहां से आता है, गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट कंपनी से। उनको AS22 या फिर इंड एएस में वो क्या है, एग्जेम्प्ट। और आगे जाके पढ़ोगे सेगमेंट रिपोर्टिंग, जैसे कई सारे सेगमेंट्स होते हैं ना, कई सारे सेगमेंट्स, तो उनके लिए आता है AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, किसको नहीं मेंटेन कर, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 मेंटेन नहीं करना है, वो कौन है? गवर्नमेंट कंपनी। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी वो एंगेज इन डिफेंस प्रोडक्शन। एग्जांपल क्या हो गया? HALBEL। HAL स्टैंड फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, पता है क्या? और BEL स्टैंड फॉर भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। सर LNT, वो भी डिफेंस का आइटम बनाता है, वो इसमें एग्जाम्प्ट होगा क्या?
एलएनटी भी जो है वो भी डिफेंस का आइटम बनाता है, वो इसमें एग्जाम होगा A17 में। क्यों होगा या नहीं होगा? गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो इसलिए A17 एग्जाम नहीं है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कुमान सेंस। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? ओके सर, इतना पढ़ाई कर रहा है, कुमान सेंस भी चला गया लोगों जीवन से। ठीक है, 3 पॉइंट्स डन, इजी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल नॉट अप्लाई टू सीएफएस। किसको अप्लाई नहीं? अरे सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुबारक है, मुबारक है। नंबर 1, होल्डिंग ओन होल्डिंग कंपनी हैविंग ओनली ओन सब्सिडियरी। सर सब कुछ तो जो मेरा है वो मेरा ही है, तो क्या कंसोलिडेटेड रहने। ठीक है, तो होल्डिंग ओन कंपनी है, होल्डिंग ओन साइड, holding company of having only own subsidiary, then in that case you are not required to prepare CFS. Number 2, होल्डिंग कंपनी अगर उन्होंने सब्सिडी हैविंग सब्सिडरी बट टेकन अप्रूवल फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स ने अप्रूवल ले लिया रे, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने अप्रूवल ले लिया कि हम नहीं बनाएंगे तो चलेंगे क्या सीएफएस, पूरा तो नहीं मानेंगे, कोई बात। ठीक है, नहीं बना। ठीक है, अभी बड़ा सब्जेक्टिव में भी एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, if ultimate holding company does the consolidation, मतलब ए बी का होल्डिंग है, बी सी का होल्डिंग है, बी ए का सबसी हुआ, सी बी का सबसी हुआ। एक बार और, ए बी का होल्डिंग है, बी सी का होल्डिंग है, सी बी का सबसी हुआ, बी ए का सबसी हुआ। सर क्या बकने की कोशिश कर रहे हैं सर? देखो, अगर ए सी एफ एस बनाता है और जी, तो फिर बी को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा आपको? मतलब ए क्या हो गया, अल्टीमेट हो गया ना, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हुआ है नहीं भाई ये, क्योंकि ये बी में कन्वर्ट होता है बाय डिफॉल्ट, वो सी का भी होल्डिंग बन जाता है नहीं है? 100%। तो अब मुझे बताइए, तब ए अगर बना रहा है तो सी को बनाने की रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखो आई एक्सप्लेन यू, कौन कौन सिबलिंग्स हैं यहाँ पे, कहाँ किसके कितने सिबलिंग्स हैं? तुम बड़ा है छोटा है? बड़ा, तुम छोटा है, कितना छोटा है? मतलब एक जन है, मल्टीपल, एक, तीन, हाँ यही चीज है। तुम बीच में कॉल कर देंगे उससे ऊपर। ठीक है, सुनो, ये श्रुति है। हाँ बताओ, कुछ भी बताते हैं, नहीं बताना तो नाम। प्रशिका। और यहाँ पे, ओके सुनो, इसको तो बाय डिफॉल्ट कुछ मिलेगा ही नहीं, वैसे भी नहीं होता। कल बीच का लोग थोड़ा ट्राई करता है इंपॉर्टेंस खाने का, बट उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जब मेन वाला लोग घर पे काम करता है। तो क्योंकि जब बड़ा बहन होता है, बड़ा भाई होता है, उसके नीचे तो किसी का नहीं चलता है। अगर बड़ा भाई कुछ कर रहा है तो बाकी लोग कुछ भी बोलता नहीं है, या बड़ा बहन कुछ कर रहा है, चला टिकला लोग कुछ कोई करता नहीं है। इसको बाय डिफॉल्ट ये पैम्पर्ड है, इसको कुछ करना नहीं है, इसका ऐसे भी दाल भात है, ये बीच वाले का दाल भात होता है। हाँ, दो बहन है एक भाई तो अलग बात है, अदरवाइज तो अगर सेम में है कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलेगा, मैं तुम्हारा बहन हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल ऐसा। तो अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी बना रहे हैं तो नीचे वालों को बनाने की दरकार है, सी तो बनाएंगे ही नहीं, बी बनाने की दरकार। लास्ट, सब्सिडी का कहीं भी लिस्टिंग ही नहीं हुआ, कहीं लिस्ट ही नहीं किया है, ऐसे ही बस है सब्सिडी होने के लिए, लिस्ट ही नहीं है, इट इज नॉट लिस्टेड एनीवेयर, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस, इट इज नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंजेस। दरकार आपको नहीं है बनाने का क्या, कंसोलिडेटेड। अरे अपना बनाने किया है मतलब होली ओन सब्सिडी है, देन नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, मेंबर से अप्रूवल ले लिए हैं कि बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं हो जाएगा, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी बनाता है, बनाने के द्वारा नहीं है, सब्सिडी कहीं लिस्टेड ही नहीं है तो भी बनाने का दरकार नहीं है, तो एससीए पे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन कौन रेस्पॉन्सिबल बनाने के, सेम एज 128, सेम लोग। अरे भाई बोर्ड ट्रस्ट करता है वो लोग, सीएफओ, नहीं बनाए तो 50,000 रुपए 5 लाख फाइन, एकदम सेम है। उसमें पहले जेल था, कोई जेल नहीं है उसमें, किसमें 128 में, हुआ में नहीं है जेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जेल है। और अब तो 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट और with that 129 is स्वाहा, फिनिश। ठीक है, माशाल्लाह।
easy. 128 finish, 129 finish. Imagine two sections gone. Next is 130. Technically very important section. 130. ठीक है, सुनो, हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रख दिया, हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के रख दिया। एनसीएलटी हो ना, एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है या फिर सही तरीके से वो प्रिपेयर नहीं हुआ। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के जमा कर दिया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के जमा कर दिया, बट एनसीएलटी को ना लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, नया फीलिंग आ रहा है। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली हो गया या कुछ भी रीजन से ऐसा लग रहा है कि आपने अकाउंट्स को ठीक से बनाया नहीं है। तो तो नहीं, एनसीएलटी को नहीं लग रहा, बट कुछ ऑथोरिटीज को लग रहा है, सॉरी, कुछ ऑथोरिटीज को लग रहा है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक से बनाया नहीं या फिर फ्रॉडुलेंटली बनाया होगा शायद, और मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का मन है। ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं रीओपन करना। बुक्स को क्या कर रहे हो, रीओपन कर रहे हो, ताकि आप देख सको कि आपने सही से बनाया है या नहीं बनाया। सर ये कंप्लेन कौन कर सकता है, सीजी सर। कौन कर सकता है, सीजी सर। सीजी सर मतलब सीजी, एस stands for SEBI, I stands for IT authorities and R stands for regulatory body। ठीक है, तो ये लोग चाहे कौन, सीजी सर, सीजी यानी कि एमसीए, सर में एस क्या होगा, सेबी, आई से आईटी अथॉरिटीज एंड आर से कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर है, ठीक है, वो चाहे तो एनसीएलटी को एक पुकार डाल सकता है कि सुनिए हमें ऐसा लगता है कि इनका कुछ गड़बड़ है अकाउंट्स को एंड वी वांट टू रीओपन इट। और जब तक एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं आता है तब तक आप रीओपन का पावर नहीं कर सकते। देखो, नो कंपनी शैल रीओपन, कोई कंपनी भी रीओपन नहीं करेगा इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्ट, वापस से रीकास्ट नहीं करेगा इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन नहीं करेगा या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीकास्ट नहीं करेगा जब तक ऑर्डर नहीं आता। किससे, एनसीएलटी से। कौन एप्लीकेशन करता है, कौन एप्लीकेशन डालता है, सीजी, सेबी, आईटी एंड रेगुलेटरी बॉडी। अरे सर क्यों एप्लीकेशन डाला है, सर एप्लीकेशन डाला क्यों है आपने, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अर्लियर अकाउंट्स बनाए थे वो क्या है, फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो पुराने अकाउंट्स बनाए थे वो सही तरीके से आपने नहीं बनाए हैं, या फिर या फिर अफेयर्स चल रहे हैं, नहीं मतलब अफेयर्स नहीं, मतलब अफेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस अर्लियर ईयर हैज बीन मिसमैनेज्ड, कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉपर्टी पहले के अफेयर्स जो कंपनी में थे ना, छोटे लोग थे, सही से मैनेज नहीं कर रहे थे, कैश का कुछ हिसाब नहीं रखते थे, प्रॉपर रखते नहीं थे, तो हमें ना ओवरऑल डाउट हो रहा है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा, समझ में आ रहा है। तो या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है पुराने वही फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर हुए थे, जानबूझ के आपने गड़बड़ अकाउंट्स बनाए हैं, या फिर जो अफेयर हो रहे थे ना वही प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से हमें लगता है, कंक्लूसिव है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक से बना नहीं होगा। और ये कंप्लेन कौन करेगा, चार्जेस टेस्ट कौन देता, चार्जेस का टेस्ट कौन नहीं देता, पेपर नहीं दिए, पेपर नहीं देना, पेपर प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, ये लोग करेगा। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली अफेयर मिसमैनेज था, इसकी वजह से रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसमें आ गया, डाउट में आ गया। ठीक है, और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स किसको सबमिट करेंगे, एनसीएलटी को। एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा एंड विल सेंड अ नोटिस टू द सीजी, सीजी सर, टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंट। समझ में है, कि उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड वाला जो पॉइंट पढ़ा था ना आपने, उसका अपॉर्चुनिटी उनको देगा। ठीक है, the accounts so prepared and the financial statements recasted will be final। अब उसके बाद जो वो लोग फाइनल किया उसको फाइनल माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है, जो भी उनको ठीक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसको ही फाइनल माना जाएगा। सच रीओपनिंग ऑफ द, आप मुझे बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक ओपन कर सकेंगे आप, मैक्सिमम कितने साल के लिए, 8 साल। अगर पुराना इन्वेस्टिगेशन चला है, जितना ड्यूरेशन के लिए बोला है उतना ड्यूरेशन के लिए आप कर सकते हो। तो सच रीओपनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी डन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी, 8 preceding financial years or such higher number of financial years if ordered by the CG during the investigation। अगर सीजी ने ऑर्डर किया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो 8 साल या फिर हायर हायर इयर्स इफ डायरेक्टेड बाय द सीजी। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट देखो,
सेक्शन नंबर 130, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट प्रोबेबली अगर आपको यहाँ तक करना है सेक्शन नंबर लास्ट सेक्शन आज का 131। 130 में क्या हुआ, सीजी सर को लगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करनी चाहिए, रीओपन करना चाहिए, राइट। सेक्शन नंबर 131 के तहत आप से चाहो तो वॉलंटरी चाहो तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन करने की बात कर सकते हो। मतलब मुझे पता ऐसा क्यों करेगी कोई भी कंपनी। अरे पहले दूसरा कोई बोर्ड था, पहले तो दूसरा बोर्ड था, वो बोर्ड अपना काराना करके चला गया, अब नया बोर्ड आया, बोलते हे माता जी व्हाट इज दिस, हाउ इज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड में 129 134 एवरीथिंग इज स्क्रूड अप। देखो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा, एनसीएलटी को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये बोलेगा कि भैया चलो ना, हमको प्लीज अपना बुक्स को क्या करने बोलेगा, वॉलंटरली रिवाइज करने बोलेगा, ठीक है, चलेगा। बट ये मैक्सिमम कितने साल तक अलाउड है, 3 साल। पढ़ाई नहीं है बता रहे हैं खाली, ठीक है, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, ठीक है। सुनो, इसमें चौथा लोग है, एनसीएलटी को आप रिक्वेस्ट करने गए कि हमें लगता है कि थोड़ा सा रिवीजन चाहिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो प्लीज हमें परमिशन दीजिए। एनसीएलटी बोलेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, कर लीजिए। पीछे किसको फोन किया बोला जाते ही, हाँ सुनो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुनो सेबी, सीजी सुनो, ये थोड़ा देख क्या हो तो क्या हो रहा है लोग का? थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, समझ में आ रहा है कैसा किया लोग अपना से, देखो लिटरली लिखा हुआ है इसमें, where to the board of director, where to the board of director it appears that the financial statements or the board report do not comply with section number 189 या फिर 134, they may prepare revised balance sheet and board report, ठीक है, after taking NCLT 134 is board report, ठीक है, अगर आपको नहीं पता, ठीक है। एंड 129 तुमको पता ही क्या है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट आपका नहीं बना है ठीक से, तो यू कैन प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बीएस एंड बीआर आफ्टर टेकिंग व्हाट NCLT's approval on the application made by the company to the NCLT. Such revision allowed immediately preceding for the maximum of 3 immediately financial year, मतलब 3 पिछला साल के लिए, 3 previous financial year के लिए ही आपको ये रिविजन करना अलाउड है, ठीक है। तो अगर आपका बुक्स, अगर बोर्ड को लगता है, अगर बोर्ड को लगता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर आपका बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद सेक्शन नंबर 129 या फिर 134, तो वो एक रिवाइज्ड बीआर एंड एफएस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, किसको, एनसीएलटी को। एनसीएलटी का अगर अप्रूवल आया तो रिवीजन अलाउड होगा कितने सालों के लिए, 3 इयर्स, कितने सालों के लिए, 3 इयर्स, ठीक है। तो क्या है, प्रोवाइडेड दैट एनसीएलटी ऑन रिसीविंग सच एप्लीकेशन shall send notices to CG, IT authority, SEBI, seeking their representation. देख रहे हैं बदमाशी, देख रहे तो वापस पढ़ रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट एनसीएलटी और रिसीविंग सच एप्लीकेशन shall send notice to CG, IT authority, SEBI, seeking their representation, ठीक है। तो आप बोल रहे हो जैसे कि बुक्स, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बोर्ड रिपोर्ट में आपको इनकंसिस्टेंट लग रहा है, राइट, बोला बोला हाँ, तो क्या पूरा ये चेंज कर देंगे क्या, पूरा बुक्स ऑफ ये सारा बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट का पूरा होने चेंज करेंगे, पूरा मेकअप करके चेंज करेंगे, पूरा हम चीज कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करना है, मेकअप करना है, हल्का सा टैपिंग करना है इससे, ठीक है, मतलब पुट्टी नहीं मारना है, टैप करना है, हल्का सा मेकअप करना है, मतलब सर जहां जहां आपको लगता है 129 और 134 कंप्लाई नहीं हुआ है उतना ही नेसेसरी चेंजेस लेकर आइएगा, कॉस्मेटिक चेंज मत लाइएगा, पुट्टी नहीं करना है चेहरा में कि चेहरा ही पहचान में नहीं आ पाया आपका। मतलब सर where the financial statements or the board report have been circulated by the company to its members, क्योंकि members को already circulate हो चुका होगा ना, then the revision of the FS and the BR shall be limited only to the necessary with the 129 और 134। अगर आपके बोर्ड रिपोर्ट अगर सर्कुलेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर सर्कुलेट नहीं हुए तब तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लो पूरा पुट्टी, जब आपको धोना कभी देखा ही नहीं है तब पूरा चेहरा चेंज करो, पूरा मेकअप से भर लो, अपने आपको टेंशन ही नहीं है, बट एक बार जब उसको दिखा दिया अपना रियल चेहरा, उसके लिए ज्यादा मेकअप मत करना, नहीं तो सांस ले पाएगा, हल्का फुल्का करिए, ठीक है, ताकि 129 और 134 के हिसाब से लिमिटेड नहीं, ठीक है, चलेगा। तो वैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा जितना भी जोक मार रहा है उसको काल्पनिक समझिएगा, ऐसे पर्सनली मत लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द बोर्ड रिपोर्ट हैव बीन सर्कुलेटेड बाय द कंपनी
to its members, and the revision in the FS or the PR shall be limited only to them to making the necessary changes which is required to section 129 and 134 respectively. समझ में आ गया आपको? सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस देखिए, सेक्शन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 121, कौन डील करता है, कौन करेगा इसमें 130 में? अरे रीओपनिंग करने के लिए कंपल्सरी रीओपनिंग है, कौन कर सकता है? एनसीएलटी के ऑर्डर से कौन करेगा? सीई सर। और यहाँ पे वॉलंटरी रिविजन है आपका बैलेंस शीट एंड द पीआर, इसमें पीओए है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पीआर है, इसमें कंपनी खुद करता है, कंपनी स्पेसिफिक अगर बोलो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको करता है? एनसीएलटी, इसको भी कौन करता है? एनसीएलटी। ग्राउंड्स क्या है? कब करता है 130 के तहत? अगर लगता है कि आपका अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर हुआ है फ्रॉडुलेंटली, या फिर आपके जो अफेयर्स है वो मिसमैनेज है, इंप्लाइंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट बी प्रिपेयर्ड रिलायबल सेक्शन नंबर 139, अगर FS do not comply to 129 and BR do not comply to 134। टाइम लिमिट कब तक का अलाउड है? 8 साल, या फिर सीजी ने अगर एक्सटेंड किया तो उस साल के लिए, एंड मैक्सिमम 3 इमीडिएटली फाइनेंशियल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। चेंजेस, एनी चेंजेस कैन बी मेड, कोई भी चेंज आप कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 130। यहाँ पे क्या है? रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन नंबर 129 एंड 134 ओनली। मजे आ गए सर? मजे? ठीक है, मजे आ गए। एक काम करते हैं, ठीक है देखो, ये पढ़ना पहले। इसको एक क्लास में खत्म हो जाएगा भैया। हाँ, छोटा सा तो होमवर्क दूंगा, बस रीडिंग के लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी भी पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, भूल ही जाओगे आगे जाके। तो कुछ पॉइंट्स दे दूंगा, वो खाली से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स याद करने बोलोगे नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स है वो याद कर लीजिएगा बस। करेक्ट, ये डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, सुनो, साइन वाला पार्ट है ना, बाद में करेंगे। बोर्ड रिपोर्ट जो मैंने पढ़ाया ना, बोर्ड रिपोर्ट, अब बोर्ड रिपोर्ट में कौन कौन साइनिंग करेगा? बोर्ड रिपोर्ट में साइन कौन कर देगा? चेयरपर्सन साइन करता है, सीईओ, सीएफओ, ये सब वाला पार्ट, ठीक है। और इसमें वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है, बस चेयरपर्सन वाला पार्ट जो है सब जूम करके लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। चलो, कंटेंट्स क्या करेगा? कंटेंट्स, अब इसमें कम से कम 20-25 पॉइंट्स है कंटेंट्स में, 25-27 पॉइंट होगा इसमें, ठीक है। आपको सारा तो याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें जितना इजी कर सकते हो उतना इजी कर देता हूँ। ये सिर्फ फॉर्मेट नहीं है ना, ऐसे बस लिखा हूँ। ए से जैसे एनुअल रिटर्न का वेब लिंक, बी से नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, सी से मल्टीपल सीएसआर, conservation of energy, comments on the BOD, changes in the vetting position, according to the AOC party, companies take affairs, ये सब हो गया। टी से क्या क्या? डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट रिपोर्ट, डिविडेंड ट्रांसफर, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, टीआरएस, फ्रॉड, ये सब हो गया आपका, ठीक है। फिर लोन, फिर जैसे ये वाला पेड अप कैपिटल वाला पार्ट दिया है आपको। ये रूल नंबर 8 पे भी कुछ और मैटर्स दिया है, फाइनेंशियल समरी, डिपॉजिट टू द पब्लिक, चेंजिंग द टीआर, ये सब इंटीग्रिटी का पार्ट दिया है आपका, कॉस्ट का रिकॉर्ड, सेक्शन 148, ठीक है। और ये हो गया आपका सारे पॉइंट्स। अब इसमें जब मैंने बोलूंगा सारा पॉइंट में याद करना, कोई 8 से 10 पॉइंट याद कर लेना आप लोग बस, ठीक है, कि अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया तो आप लोग सॉर्टेड हो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस लेके पढ़ना नहीं है वाला पॉइंट, एकदम कैजुअली कुछ कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी 8-10 पॉइंट ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे याद करना, जैसे सीएसआर याद रह जाएगा बिकॉज आगे जाकर सीएसआर का सेक्शन है। सीएसआर वैसे याद रहेगा, एनुअल रिटर्न आपको इसलिए याद रहेगा बिकॉज आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है, एनुअल रिटर्न वेबलिंग वाला पॉइंट। फिर नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है। फिर कंपनी का अफेयर्स, फिर वो मटेरियल वाला पॉइंट डीआरएस, ठीक है, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, बिकॉज डीआरएस का पॉइंट आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ये वाला,
देखो, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप फॉलो किया है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एडिक्वेट है या नहीं है, ठीक है, अकाउंट्स हैव बीन मेड इन द गोइंग कंसर्न प्रोसेस और नॉट, ऐसा पॉइंट्स दिया है आपको। और ओपीसी के केस में इतना ओवर डिटेल्स नहीं डालना पड़ता आपको बोर्ड रिपोर्ट में, जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे ना बोर्ड रिपोर्ट में डिटेल्स, ठीक है, इतना नहीं डालना पड़ता है केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी के केस में केवल इतना करना पड़ता है आपको। एनुअल accrual रिटर्न, वेब लिंक, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड, कंपनी का स्टेटस क्या है, डीआरएस बनाया है नहीं बनाया है, ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास, ये सब दिया है। तो ये आप लोग सिर्फ इतना तक, दैट्स इट, ये 2-3 पन्ना, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। ये 2-3 पन्ना जो है आप लोग सिर्फ रीड करके, क्योंकि अभी पढ़ भी लोगे तो भूल ही जाते, तो अपना सिर्फ मार्क करके रखो कि कौन सा पॉइंट हमें दिमाग में रखना है, बस दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। ये 134 तो करना बाकी है अपना, 134 खत्म नहीं हुआ अभी तक। 134 was board meeting, board report if you remember। तो बोर्ड रिपोर्ट का पॉइंट पढ़ना, आप लोग ये खाली पढ़ के आएंगे। फिर वी आर लेफ्ट विद सीएसआर एंड सेक्शन 135, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद में सीएसआर का मोड्स क्या क्या है। फिर चैप्टर नंबर 7 में शेड्यूल 7 याद है ना, 7वें शेड्यूल में क्या दिया हुआ था, कौन से सीएसआर एक्टिविटीज को मानते हैं। फिर सर्कुलेशन कराना पड़ेगा अकाउंट्स का, यानी देयर इज 137 का सेक्शन है आपका। एंड ये सब थोड़े सेक्शंस दिए हैं तो ये आपका एक क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हल्का खाली सिर्फ आप लोग बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट और डीआरएस का कंटेंट ये पढ़ लियो खाली, इसमें तो 6 ही मैटर है खाली, ठीक है। तो इसको कोशिश करेंगे खाली करने का, बाकी तो नहीं चाहिए बस हो गया है। बाकी जो पुराना मैंने आज करवाया है आप लोग को यहाँ तक, उसको बस रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स अपडेट कर लीजिएगा। अब ब्रिटिश और के अकाउंट्स और कंपनीज में कुछ नहीं रहा टफ, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, थोड़ा टेक्निकल पोर्शन था भी अगर 1%, वो भी आज खत्म हो गया आपका। वो था 130 एंड 131 मेनली, ठीक है, वो दोनों खत्म कर दिया आपने, ठीक है। तो मैं इसका पीडीएफ जो आपको शेयर कर देता हूँ, करे या नहीं करे, हाँ, मन है करने का शेयर, कर दे का, अच्छा, कर देंगे आप बोलते हैं तो। चलो भेज दिया, ठीक है, डन करें आज के लिए। देखो कल का अपडेट करने का जो ना एक बार, तो मेरे लिए इजी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर भी बता देना एक बार हमको, शाम तक बता देना एक बार फिर हमको, ठीक है। अगर